भारतीय संस्कृति के मूल तत्व विषय के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे वर्ण व्यवस्था के गुणों की विवेचना और वर्ण व्यवस्था के दोष। क्योंकि किसी भी धर्म को, किसी भी नियम को बनाने के पीछे या उसके क्रियान्वयन के पीछे कोई ना कोई उसका उद्देश्य निश्चित रूप से होता है। और कह सकते हैं कि किसी भी नियम के अंतर्गत उसमें दोष भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि जो नियम बनाया जाए या जिस व्यवस्था को लागू किया जाए वो निश्चित रूप से उपयुक्त होगी। उसके अंदर जब गुण हो सकते हैं तो दोष भी हो सकते हैं। तो आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि वर्ण व्यवस्था के गुणों की विवेचना और वर्ण व्यवस्था के दोष क्या थे। तो वर्ण व्यवस्था के गुणों की जब विवेचना करेंगे तब हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था के गुणों की विवेचना इन 5 बिंदुओं के आधार पर की जा सकती है। पहला है संस्कृति, समाज एवं धर्म की रक्षा। दूसरा है आध्यात्मिक उन्नति। तीसरा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। चौथा है एकता की भावना और अंतिम है कार्यगत कुशलता। ये वर्ण व्यवस्था के गुण थे। इन गुणों को मद्देनजर रखते हुए वर्ण व्यवस्था लागू की गई। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संस्कृति, समाज और धर्म की रक्षा। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था भारतीय संस्कृति का मूल आधार रही है, आधार स्तंभ रही है और अनवरत हजारों वर्षों से चली आ रही है लगातार। इसके अलावा जब इसकी निरंतरता हजारों वर्षों से चली आ रही है तब हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसके अंदर निश्चित रूप से कुछ गुण अवश्य होंगे। क्योंकि यह व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? आर्यों द्वारा। आर्यों द्वारा प्रतिपादित की गई यह व्यवस्था एक मौलिक कृति है। तो संस्कृति, समाज और धर्म की रक्षा करना इसका पहला गुण रहा है। क्योंकि भारत की संस्कृति, भारतीय समाज और भारतीय धर्म की रक्षा का जो श्रेय जाता है वो निश्चित रूप से वर्ण व्यवस्था को ही जाता है। वर्ण व्यवस्था के कारण ही भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज और धर्म सुरक्षित रहे हैं। अपनी नियमित कह सकते हैं व्यवस्था के कारण वर्णों ने दूसरी जातियों के मिश्रण पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया अपने वर्ण व्यवस्था के कारण। अगर वर्ण व्यवस्था नहीं होती तो सभी कैसे होते? मिश्रित रूप से रहते, मिश्रित होते। वहाँ ये ज्ञात नहीं हो सकता था कि कौन आर्य है, कौन अनार्य है, कर्म क्या है। तब इसी वर्ण व्यवस्था के कारण हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को यूनानी शासक, हूण,
मुसलमान, मुगल, कोई भी आक्रमणकारी हमारी इस वर्ण व्यवस्था को अपने पराक्रम से, अपनी शक्ति से प्रभावित नहीं कर पाया। सामाजिक और सांस्कृतिक अभ्युदय के लिए सभी वर्ण एक दूसरे के लिए त्याग करने को तैयार रहते हैं। आपस में एक दूसरे का हम सहयोग लेते हैं, सहयोग करते हैं। समय कितना ही विपरीत क्यों ना आया हो, कितनी भी परिस्थितियां क्यों ना आई हों, इन सब को सहन करने के पश्चात, विषम परिस्थितियों के बाद भी हमारी यह वर्ण व्यवस्था आज वर्तमान में भी चल रही है। दूसरा इसका जो गुण है वो है आध्यात्मिक उन्नति। अब हम कह सकते हैं कि इस व्यवस्था के कारण, इस व्यवस्था के कारण आज समाज में ब्राह्मणों के रूप में एक ऐसे वर्ण का निर्माण किया गया जिसका कार्य समाज को आध्यात्मिक रूप से दृढ़ करना था, मजबूत करना था। समाज की आध्यात्मिक रूप से उन्नति करना ही उसका कर्म था, वही उसका धर्म था। ब्राह्मणों को धर्म के लोभ से पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया। इसी के कारण उन्हें धन संग्रहित करने की, उस संग्रहित धन की सुरक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी। तब वे समस्त आध्यात्मिक, अपनी समस्त शक्ति को आध्यात्म में लगा देते थे, आध्यात्मिक उन्नति में लगा देते थे। इसके अलावा जब उनका कार्य केवल आध्यात्म की प्राप्ति था, तो इस संसार में आध्यात्मिक जगत में निश्चित रूप से उन्नति हुई, क्योंकि ब्राह्मणों का जो कर्तव्य था, ब्राह्मणों का जो कार्य था, वो मोक्ष प्राप्ति का साधन बताना था। उसकी प्राप्ति के लिए क्या करना है यह निर्धारण करना था, और उसकी प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति सभी के लिए उपलब्ध थी। ऐसा नहीं कि केवल ब्राह्मण ही मोक्ष का अधिकारी हो, क्षत्रिय ही मोक्ष का अधिकारी हो, या वैश्य ही मोक्ष का अधिकारी रहा हो। चारों ही वर्ण मोक्ष के अधिकारी थे। अगर बात की जाए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा की, तब हम देखते हैं कि जितने भी वर्ण थे, अर्थात चारों वर्ण, उन चारों वर्णों को अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वाधीनता प्राप्त थी। अपने वर्ण का विकास करने का, अपने समाज का विकास करने का सभी को समान अवसर मिलता था। अगर हम कहें कि ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों के कार्य क्षेत्र में क्षत्रिय बाधक नहीं थे, क्षत्रियों के कार्य क्षेत्र में वैश्य बाधक नहीं थे। इसके अलावा ना ही कोई क्षत्रिय वैश्य किसी एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में
हस्तक्षेप करता था। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा से, या कह सकते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों की रक्षा निश्चित रूप से वर्ण व्यवस्था से होती थी। आगे हम बात करें एकता की भावना, तो हम कह सकते हैं कि तत्कालीन समय में वर्ण व्यवस्था के कारण ही एकता की भावना स्थापित हुई, क्योंकि एक ही कर्म करने वाला व्यक्ति अपने हितों की रक्षा करने के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए एक संघ का निर्माण कर लेता था, एक संघ बना लेता था, और उस संघ में आपस में एक दूसरे की सहायता से, एक दूसरे प्रेम और सहयोग की भावना निश्चित रूप से रहती थी। धीरे धीरे इस भावना के प्रसार जब संपूर्ण समाज में होने लगा, संपूर्ण समाज में हो गया, तब हम देखते हैं कि जब विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे ऊपर अपना शासन व्यवस्था लागू की या अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, तब न केवल क्षत्रिय बल्कि संपूर्ण समाज अस्त्र शस्त्र धारण कर लेता था और एक दूसरे का निश्चित रूप से पूर्ण सहयोग प्रदान करता था। अब हम बात करें कार्यगत कुशलता, तो कह सकते हैं कि जब यह वर्ण व्यवस्था समय निकलने के साथ साथ पैतृक होती चली गई, तब स्वाभाविक रूप से हम कह सकते हैं कि उस कर्म में व्यक्ति को अधिक सफलता प्राप्त होने लगी, अधिक कुशलता प्राप्त होने लगी। प्रत्येक व्यक्ति का कर्म क्षेत्र, कह सकते हैं कार्य करने का तरीका, कार्य क्षेत्र भिन्न था। सभी कर्म एक दूसरे के लिए या एक दूसरे से संबंधित थे, जिसके कारण सभी वर्ग, सभी वर्ण अपनी पूर्ण कुशलता प्राप्त करने में तल्लीनता से लगे रहते थे। ये तो थे वर्ण व्यवस्था के गुण। अब हम बात करें वर्ण व्यवस्था के दोषों की, तो गुण के साथ साथ दोषों का भी समावेश निश्चित रूप से हो जाता है। तब इस वर्ण व्यवस्था के कौन कौन से दोष हमारे सामने हैं, हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था के कारण वर्ण व्यवस्था में जो पारस्परिक भेद का आधार था, वो निश्चित रूप से गुण और कर्म होना चाहिए था, क्योंकि जन्म से शूद्र होना, जन्म से वैश्य होना, जन्म से क्षत्रिय या ब्राह्मण होना उचित नहीं। जन्म से शूद्र होने के कारण समाज का जो एक बहुत बड़ा समाज था, शूद्र वर्ण, वो हमेशा के लिए हीन बन गया, पद दलित बन गया। ये इसका पहला दोष था। आगे हम बात करें कि समस्त वर्ण यानी कि चारों वर्णों की जो संकीर्णता थी और जो संकुचित भावनाएं थी,
वो भी उन सब में अनेकता उत्पन्न हो गई। युद्ध में जब क्षत्रिय पराजित हो जाते थे तो संपूर्ण समाज की पराजय होती थी। अगर युद्ध का भार, सुरक्षा का भार केवल क्षत्रियों पर नहीं होता तो चारों ही वर्ण मिलकर सुरक्षा का दायित्व उठाते तो निश्चित रूप से संपूर्ण समाज की पराजय नहीं होती। वर्ण व्यवस्था समाज के लिए भयंकर दुष्प्रभाव लेकर आई, क्योंकि समाज भिन्न भिन्न खंडों में, विभिन्न खंडों में जकड़ गया, जिसके कारण भारतीय या कह सकते हैं भारतीयों के लिए विदेशियों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक मिलना सदा के लिए बंद हो गया। आगे हम कहें कि इस वर्ण व्यवस्था के कारण ही राष्ट्रीय भावना के विकास में बाधाएं उत्पन्न होने लगी। बाधाएं आई, क्यों आई? क्योंकि प्रत्येक जो वर्ण था उसका जो दृष्टिकोण था वो संकुचित हो गया। संकुचित होने के साथ साथ अपने वर्ण तक सीमित रह गया, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा या कह सकते हैं राष्ट्रीय भावना का जो विकास था वो अवरुद्ध हो गया। आगे हम बात करें तो वर्ण व्यवस्था से कुछ प्रश्नों के उत्तर आज तक नहीं मिले। वर्ण व्यवस्था समस्त प्रश्नों का उत्तर देने में सर्वथा असमर्थ प्रतीत हुई। जैसे हम कहें कि जब मनुष्य प्राकृतिक दृष्टि से समान है, तब अप्राकृतिक रूप से बंधन क्यों, या उसे क्यों बांधा जाए? सभी को समान अवसर प्राप्त क्यों नहीं होता? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका वर्ण व्यवस्था आज तक उत्तर देने में असमर्थ रही है। भारतीय समाज की अनेक दुखद घटनाएं वर्ण व्यवस्था के कारण है। प्राचीन काल देखें या वर्तमान काल देखें, इसके जो दुख हैं वर्ण व्यवस्था के, कष्ट हैं, वो सीमित नहीं हैं, कह सकते हैं असीमित हैं। महाभारत सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का जो दाहिना अंगूठा था वो दक्षिणा स्वरूप प्राप्त करके उसे हमेशा के लिए पंगु बना दिया। क्यों? क्योंकि वह शूद्र बालक था। उसके गुणों को उन्होंने नहीं देखा, गुणों को नहीं पहचाना। केवल शूद्र होने की वजह से एकलव्य का जो अंगूठा था वो उन्होंने गुरु दक्षिणा रूप में मांग कर स्वीकार कर लिया। क्योंकि अर्जुन को शिक्षा देने वाले कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य थे। जब उन्होंने देखा कि एकलव्य के सामने धनुर्विद्या में अर्जुन कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब उन्होंने उस एकलव्य का अंगूठा ही दक्षिणा में मांग लिया। आगे हम बात करें कुंती पुत्र कर्ण की, तो उसका जो लालन पालन था वो राधा नाम की
एक सारथी की स्त्री ने किया था, सूत पत्नी ने किया था। जब क्या हुआ, उसे सूत पुत्र के रूप में जाना जाने लगा। इस सूत पुत्र कर्ण ने अपने पराक्रम से, अपने शौर्य का प्रदर्शन करके द्रौपदी को प्राप्त करने की इच्छा की, द्रौपदी को पाना चाहा। तब द्रौपदी यह कहकर कि सूत पुत्र है, मैं इससे विवाह कदापि नहीं करूंगी, तब उसे अपमानित होना पड़ा, तिरस्कृत होना पड़ा। इस प्रकार से इस वर्ण व्यवस्था के कुछ दोष थे, जिनका प्रभाव तत्कालीन समय से लेकर आज तक हमारे भारतीय समाज पर, हमारी भारतीय संस्कृति पर, हमारे भारतीय धर्मों में हमें दिखाई देता है। आगे हम अगले अध्याय में बात करेंगे वर्ण व्यवस्था का महत्व क्या रहा, शूद्रों की स्थिति पर एक दृष्टिकोण भी डालेंगे। लेकिन अगले अध्याय तक रुकते हैं। धन्यवाद।